हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हमारे यूट्यूब चैनल एके बाय बुक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। तो यदि आप लोग लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो जाकर के लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 2 में हमको पढ़ना है पुष्पीय पादपों के जो नर जननांग है, यानी कि पुंकेसर जिसे हम कहते हैं या पुमंग कहते हैं, उसके बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते रहिए, जिससे और लोगों को भी फायदा हो सके। तो चलिए हम देखते हैं। यदि हम पुंकेसर को देखें, यानी कि जो पुंकेसर होता है उसको हम देखें, तो पुंकेसर में हमको दो चीजें दिखती हैं। पहला, यहाँ पे ऊपर ये जो संरचना आपको दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, पराग कोष कहते हैं। ठीक है। और इसमें जो दूसरा संरचना होता है, इसको हम लोग तंतु यानी कि फिलामेंट के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको एक दिया होगा यूजी यानी कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या होता है, अगर हम कनेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे पराग कोष और फिलामेंट जहाँ पे जुड़ता है उसी को क्या कहते हैं, कनेक्टिव यानी कि यूजी। तो हम कह सकते हैं कि पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। पहला होता है पराग कोष यानी कि एंथर, दूसरा होता है यूजी, इसे हम कनेक्टिव कहते हैं, तीसरा होता है पुतंतु या तंतु कह सकते हैं, इसको कहते हैं फिलामेंट। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि पुंकेसर की संरचना में 3 भाग होते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो पुंकेसर है, पुंकेसर आपको यहाँ पे द्विपालित संरचना दिख रहा है, यानी कि बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। जब भी हम पुंकेसर को देखते हैं तो पुंकेसर में बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हमें दिखता है, यानी कि उसमें आप देखेंगे ध्यान से तो 2 लोब दिखाई देंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अगर हम पराग कोष के संरचना की बातें करें तो पराग कोष के अंदर 2 पालीनुमा संरचना होता है। देख रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 पालीनुमा संरचना है। अब उसके बाद बातें करेंगे जो एक दूसरे से संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी रहती है। किसके द्वारा जुड़ी रहती है, संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ी रहती है यहाँ पे ये। ठीक है। इसीलिए इसे द्विपालित संरचना भी कहते हैं। द्विपालित को इंग्लिश में बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो बाइलोब्ड का मतलब इसमें 2 लोब यानी कि 2 पाली दिखाई देती हैं। जैसे अगर हम बातें करेंगे 2 पाली कैसे दिखाई देती हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 पाली आपको दिखेगा। यदि आप गुड़हल जिसको हम लोग हेबिस्कस गुड़हल के यदि फ्लावर में आप देखेंगे तो उसमें आपको जो उमंग देखेंगे उसमें, तो उसमें का जो पराग कोष होगा वो द्विपालित संरचना का होगा। ठीक है। अब अगर हम बातें करें कि ये जो हमारा द्विपालित संरचना है, तो द्विपालित संरचना को अनुप्रस्थ काटने पर, ठीक है, यदि हम द्विपालित संरचना को अनुप्रस्थ काट दे तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। यदि हम इस द्विपालित संरचना को हम यहाँ से ऐसे कट लगा दे, तो जैसे ही यहाँ पे कट लगाते हैं तो यहाँ पे हमको 4 लोब यानी कि चतुष्फलकीय संरचना दिखता है। तो चलिए देख लेते हैं कि द्विपालित संरचना को अनुप्रस्थ काटने पर, तो देखिए द्विपालित संरचना को अनुप्रस्थ काटने पर इसमें 4 कोष्ठक दिखाई देते हैं, इसलिए इसे चतुष्फलकीय संरचना भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय संरचना कहते हैं। और प्रत्येक कोष्ठक में लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। प्रत्येक कोष्ठक में क्या पाई जाती है, लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। तो चलिए हम दिखाते हैं कि किस तरीके से 4 लोब हमें दिखाई पड़ता है। देखिए, ये हमारा है परागकोश। जैसे ही हमने यहाँ पे परागकोश को ऐसे कट किया, जैसे ही परागकोश को कट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप 4 लोब इस तरीके से दिखाई देगा। और इन चारों लोब में यानी कि टोटल 4 लोब यानी कि 4 कोष्ठक दिखाई देंगे। और इन चारों कोष्ठकों में लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे छोटे छोटे लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। अब इस लघु बीजाणु धानी में ही क्या पाया जाता है, लघु बीजाणुजन ऊतक पाया जाता है, और जिससे पराग मात्र कोशिका पाई जाती है। और पराग मात्र कोशिका से ही परागकण का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से क्या होता है। तो यहाँ पे इतना चीजें क्लियर हुआ कि जैसे ही हम परागकोश के द्विपालित संरचना को काटते हैं तो यहाँ पे चतुष्फलकीय संरचना हमको दिखाई देता है। अब ये जो यहाँ पे देख रहे हैं चतुष्फलकीय संरचना आपको दिखाई दिया। हमने कहा कि प्रत्येक कोष्ठक में लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। इसी के ये जो कोष्ठक आपको दिख रहे हैं, इसी कोष्ठक के अंदर लघु बीजाणु धानी पाई जा रही है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि लघु बीजाणु धानी क्या होता है। देखिए, लघु बीजाणु धानी को हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। ठीक है। देखिए, लघु बीजाणु धानी एक थैली होती है जिसमें लघु बीजाणु जन का निर्माण होता है। ठीक है। लघु बीजाणु धानी क्या है, एक थैली नुमा संरचना है जिसमें लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसमें पराग मात्र कोशिका पाई जाती है। इसी पराग मात्र कोशिका से पराग कण का निर्माण होता है। तो चलिए देख लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लघु बीजाणु धानी कहाँ है। यदि हम आपको जूम करके दिखाना चाहें कि लघु बीजाणु धानी कहाँ पाई जाती है, तो चलिए हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, जूम कर दिया। अब यहाँ पे जैसे ही जूम किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो चतुष्फलकीय संरचना है, ये चतुष्फलकीय संरचना में जो गोले गोले आकार के दिख रहे हैं, यही क्या है, लघु बीजाणु धानी है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस संरचना में, इस लघु बीजाणु धानी में यहाँ पे
लघु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जा रही है और इसी लघु बीजाणु मात्र कोशिका से परागकण का निर्माण होता है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, यदि लघु बीजाणु धानी के बारे में हम जाने तो देखेंगे कि जैसे ही हमने यहाँ पे जैसे बात किया कि लघु बीजाणु धानी एक थैली होती है जिसमें लघु बीजाणु का निर्माण होता है और जिसमें पराग मात्र कोशिका पाई जाती है। जैसे अभी हमने दिखाया कि किस तरीके से उसमें पराग मात्र कोशिका उपस्थित रहती है। पराग मात्र कोशिका को शॉर्ट फॉर्म में पीएमसी कहते हैं और पीएमसी का पूरा नाम होता है पॉलन मदर सेल। देखिए, इसी पराग मात्र कोशिका से परागकण का निर्माण होता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे बातें किया कि लघु बीजाणु धानी की बातें करें अगर, तो लघु बीजाणु धानी में देखेंगे तो इसमें 4 आवरण भी पाए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अंतस्त्वचा और अंतस्थीसियम, मध्य परत और और यहाँ पे टेपिटम, 4 लेयर पाई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि लघु बीजाणु धानी के चारों तरफ जो है लेयर पाए जाते हैं, तो कौन कौन से लेयर होते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा अब कि पराग जो लघु बीजाणु धानी होता है, लघु बीजाणु धानी के चारों तरफ 4 लेयर होती है। बाहरी वाला जो लेयर होता है इसको अंतस्त्वचा कहते हैं या बाह्य त्वचा भी कह सकते हैं, और इसके अंदर वाला जो लेयर होता है इसको हम लोग अंतस्थीसियम कहते हैं। तीसरा जो लेयर होता है इसको हम लोग मध्य परत कहते हैं और जो चौथा लेयर होता है उसको हम लोग टेपिटम कहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं, टेपिटम कहते हैं। तो इस तरीके से लघु बीजाणु धानी में जो है 4 आवरण पाए जाते हैं। पहला अंतस्त्वचा, दूसरा अंतस्थीसियम, तीसरा मध्य परत और चौथा टेपिटम। अगर हम बातें करें अंतस्त्वचा क्या है, अंतस्थीसियम क्या है, मध्य परत क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका तो पीएमसी कोशिका पाई जा रही है और टेपिटम क्या है। तो अगर हम इन लेयर का काम जानना चाहें तो चलिए देखते हैं, क्रम वाइज हम देखेंगे कि मध्य परत का काम क्या है, टेपिटम का काम क्या है और अंतस्थीसियम का काम क्या है। तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला लेयर बाह्य त्वचा, जिसको हम लोग अंतस्त्वचा के नाम से भी जान सकते हैं। देखिए, यह सबसे बाहरी परत है जो लघु बीजाणु धानी की सुरक्षा का कार्य करता है। यह जो होता है सबसे बाहरी तरफ होता है जो कि लघु बीजाणु धानी की सुरक्षा का कार्य करता है। अगला जो लेयर था अंतस्थीसियम यानी कि एंडोथीसियम, तो यह बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस के अंदर की ओर पाई जाती है। यह सुरक्षा तथा पराग कोश के स्फुटन का कार्य करता है। स्फुटन का मतलब कि पराग कोश का स्फुटन हो जाना, मतलब फूट जाना, ठीक है, जिससे परागकण बाहर आ जाए। तो बाह्य त्वचा और अंतस्थीसियम आप लोग समझ गए होंगे कि बाह्य त्वचा का काम क्या है, सबसे बाहरी आवरण है। दूसरा अंतस्त्वचा यानी कि एंडोथीसियम, यह जो है बाह्य त्वचा के अंदर पाई जाती है। यह सुरक्षा के साथ साथ पराग कोश के स्फुटन में भी सहायता प्रदान करती है। अगला आवरण है मध्य परत, जिसको हम लोग मिडल लेयर कहते हैं। तो यह अंतस्थीसियम यानी कि एंडोथीसियम जिसे कहते हैं के अंदर की ओर 2 से 3 कोशिकाओं की परत होती है। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। चौथा होता है टेपिटम, तो यह मध्य परत के अंदर की ओर और सबसे आंतरिक परत होती है। यह बहुकेंद्रीय तथा सघन द्रव्य वाली कोशिकाओं से बनी होती है। इनका कार्य जो होता है वह बीजाणुजन ऊतकों को पोषण प्रदान करना होता है, या आप कह सकते हैं कि विकसित हो रहे परागकण को पोषण प्रदान करने का काम टेपिटम आवरण करता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि परागकण का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, परागकण के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण होता है और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा, यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी पीएमसी के द्वारा यदि लघु बीजाणु का निर्माण हो तो इसे हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो जरा सा आप प्रोसेस समझिए पहले कि किस तरीके से लघु बीजाणु जनन का निर्माण होता है। अभी अभी हमने देखा कि लघु बीजाणु धानी के जो आवरण होते हैं, आवरण के अंदर एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसे हम पीएमसी कहते हैं, ठीक है। और इस पीएमसी में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है और जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है वैसे ही यहाँ पर 2 कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा और जैसे अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है वैसे ही यहाँ पर लघु बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लघु बीजाणु का निर्माण हो जाता है तो उस लघु बीजाणु में समसूत्री विभाजन होता है और हमें पता है कि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका विभाजन करके 2 कोशिका का निर्माण करती है। तो यहाँ पे देखिए समसूत्री विभाजन हुआ और जैसे ही समसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पे ये 2 कोशिका बन जाती है। पहला बनता है जननिक कोशिका। जननिक कोशिका जो होता है यह साइज में छोटा होता है और ऊपर बनता है एक कोशिका, और ये जो कोशिका होता है इस कोशिका को कहते हैं हम लोग
कायिक कोशिका, और यह कायिक कोशिका जो होता है बड़ा होता है और अनियमित होता है, जिसके कारण ये जो कायिक कोशिका होता है, ये कायिक कोशिका इस जननी कोशिका को पोषण प्रदान करता है, और पोषण प्रदान करने के बाद इसमें दो आवरण बन जाते हैं। ठीक है, जो आवरण बन जाते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं दो आवरण बन जाते हैं। जो बाहरी वाला आवरण होता है इसको हम लोग बाह्य चोल कहते हैं, और जो अंदर वाला आवरण होता है इसको हम लोग अंतःचोल कहते हैं। तो इस तरीके से जो है इसमें परागकण का निर्माण होता है, और परागकण के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है उसे हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो हम लघु बीजाणु जनन को लिखेंगे कैसे, चलिए जान लेते हैं। देखिए, पराग मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि पुष्प के बनने के समय जब पुंकेसर बन रहा होता है तो इनके लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणुजन ऊतक पाए जाते हैं, और इन लघु बीजाणुजन ऊतक में पराग मात्र कोशिका होती है, और पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं, जो एक साथ एक ही भित्ति में व्यवस्थित होते हैं, जिसे लघु बीजाणु चतुष्क या टेट्राएड कहते हैं। लघु बीजाणु चतुष्क की भित्ति कैलोजल नामक कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। आगे देखेंगे, लघु बीजाणु चतुष्क की प्रत्येक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 कोशिका युक्त कायिक व जननिक कोशिका परागकण का निर्माण करती हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे लघु बीजाणु जनन क्या होता है। आपके बोर्ड की एग्जाम में बार बार पूछा जाता है लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। तो चलिए इसे हम एक बार और समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है जिससे 2 कोशिका बनती है, और उस 2 कोशिका बनती है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, और जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है तो यहाँ पे लघु बीजाणु बन जाते हैं, जिसे हम चतुष्फलकीय या टेट्राएड स्ट्रक्चर कहते हैं। अब उस लघु बीजाणु में समसूत्री विभाजन होगा तो ये 2 कोशिका बनेंगी, एक जननिक कोशिका और दूसरा कायिक कोशिका। कायिक कोशिका जो होती है वह साइज में बड़ी होती है, तो यह जननिक कोशिका को पोषण प्रदान करती है, और जैसे ही यह पोषण प्रदान करती है तो यह दोनों डेवलप होकर के एक बाह्य चोल का निर्माण करते हैं और दूसरा अंतःचोल का निर्माण कर लेते हैं। तो ये इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे।